हेलो एवरीवन। इकोनो फ्रीक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो पार्ट 1 में डिस्कस किए गए हैं। तो आप अगर ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं तो उस वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले आपके पास एक क्वेश्चन है। एन अमेरिका फर्म हैज़ डन एफडीआई इन इंडिया। प्रॉफिट अर्न बाय दिस फर्म इज काउंटेड एज इनकम ऑफ इंडिया और अमेरिका। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, एक अमेरिकन कंपनी है जिसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है, अब वो प्रॉफिट अर्न करती है, तो वो जो प्रॉफिट है वो किसकी इनकम में कैलकुलेट होगा? इंडिया की इनकम में कैलकुलेट होगा या फिर अमेरिका की इनकम में कैलकुलेट होगा? देखिए, हमने पिछली वीडियो में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। एक होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है नेशनल प्रोडक्ट। मतलब एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब हम एफडीआई के प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कैलकुलेट होगा, लेकिन नेशनल प्रोडक्ट में कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रॉफिट अर्न हुआ है, इसीलिए ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट होगा, लेकिन नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये अमेरिका की नेशनल इनकम का पार्ट होगा। हमने उसमें ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि जब हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं तो विदेशों से प्राप्त जो भी शुद्ध आय होती है, मतलब इंडिया के लोगों ने बाहर जो कमाया और बाहर के लोगों ने इंडिया में जो कमाया, उसका जो माइनस होता है, जब वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्लस हो जाएगा तो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसीलिए ये जो इंडिया की कंपनी की प्रॉफिट है वो किस में जाएगा? अमेरिका की नेशनल इनकम में और इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा गया है कि अगर भी कोई भी कंपनी इंडिया में प्रॉफिट अर्न करती है और वो प्रोड्यूस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर करती है, तो वो इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएगा, क्योंकि वो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, और नेशनल इनकम दूसरी कंट्री में जाएगा, क्योंकि दूसरे देश का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुआ है। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आपको पहले वाली वीडियो देखनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी से GVA इज इक्वल टू GDP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वाई GVA हैज़ बिन गिवन मोर इम्पोर्टेंस आवर GDP? ये क्या बोल रहा है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे कंपैरिजन होता है तो GDP के बजाय GVA के बेसिस पे कंपैरिजन होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न क्या है कि जब हम GDP को मेजर करते हैं तो GDP होता है GVA प्लस नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो टैक्स और सब्सिडी होती है ये हर देश में अलग अलग होती है, लेकिन GVA की मैथडोलॉजी हर कंट्री में सेम होती है। इसीलिए कंपैरिजन को फेयर बनाए रखने के लिए या कंपटीशन को फेयर बनाए रखने के लिए हम GVA के एस्टिमेट यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका टेक्निकल लैंग्वेज में आंसर चाहिए तो ये स्लाइड उसका आंसर दे रही है। देखिए, GVA एक मेथडोलॉजी फॉलो करता है किसके बेसिस पे? UN सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, जिसको SNA बोला जाता है, जिससे यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है कंपैरिजन करने में इंटरनेशनल लेवल पे। GDP क्या होता है? सबमिशन ऑफ GVA ऑफ ऑल फैक्टर GVA एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। अब जो GDP कैलकुलेशन के 3 मेथड होते हैं, या नेशनल इनकम कैलकुलेशन के 3 मेथड होते हैं। पहला वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। पहले मेथड में हम क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट
कंजम्पशन। इससे क्या बनता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और माइनस करते हैं नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम, तो हमारा क्या बनता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको नेशनल इनकम भी कहा जाता है। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें किस तरह से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। ओके, तो देखिए तीनों मेथड में हमने क्या निकाला है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब दूसरे मेथड को अगर हम रिवाइज करें, इसके कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ओके, और एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट। क्या बन गया हमारे पास, जीएसडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये 3 मेथड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और जो इंडिया फॉलो करता है वो करता है मिक्स मेथड। इट मींस प्राइमरी एंड टर्शरी सेक्टर के लिए इंडिया वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ करता है और टर्शरी सेक्टर के लिए इनकम मेथड का यूज़ करता है, क्योंकि डाटा के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, कई बार सभी आइटम का डाटा अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए हम 2 मेथड से इंडिया का जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। अब इंडिया का जीडीपी कैलकुलेट करता कौन है, देखिए पहले कैलकुलेशन करता था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और एक मॉस्पी का और ब्रांच थी एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। हुआ क्या कि कुछ समय पहले ये दोनों ऑफिस मर्ज हो गए और एक ऑफिस बनाया गया जिसे एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, अब जो हमारे इंडिया के जीडीपी एस्टिमेट है उनको रिलीज करता है। अब अगर इंडिया के जीडीपी की बेस ईयर की बात करें तो अभी रिसेंट बेस ईयर था 11-12, जो हाल ही में चेंज होकर 22-23 कर दिया गया है। देखिए ये बेस ईयर क्यों चेंज होता है, या बेस ईयर कौन सा ईयर हम लेते हैं। अब 2011-12 बेस ईयर था तो होना तो ये 21-22 चाहिए था। अगर हम 10 साल बाद बेस ईयर चेंज करते हैं तो देखिए 20 में कोविड आया था, कोविड के बाद लॉकडाउन लगा, फिर सेकेंड लॉकडाउन लगा, तो इस तरह से वो जो ईयर था वो नॉर्मल नहीं था। फिर क्या हुआ, यूक्रेन रशिया वॉर हुई, तो ये सारे ईयर नॉर्मल नहीं थे, बहुत सारी इन्फ्लेशन थी और सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स ले रही थी। तो बेस ईयर ऐसा ईयर होता है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेबल होती है, नॉर्मल होती है, कोई भी सीरियस इशू इकोनॉमी में नहीं होता, इसीलिए 2022 को बेस ईयर चुना गया है। और ये रिसेंट इसीलिए होता है ताकि जो रिसेंट एक्टिविटी है, जैसे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन है, वो रिसेंट एक्टिविटी है। अगर हम कोई पुराना बेस ईयर रखते तो जो रिसेंट एक्टिविटी है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ऑर्डर, खाना वगैरह हम ऑर्डर करते हैं, तो ये सारी एक्टिविटी कवर नहीं होनी थी, इसीलिए हम बेस ईयर सबसे रिसेंट चूज़ करते हैं। ओके, और बेस ईयर जीडीपी का कितना है, कौन सा ईयर है, 2022-23। ये आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अब अगर नेशनल इनकम से इंडिविजुअल इनकम की तरफ हम आना चाहे तो क्या मेथड फॉलो किया जाता है। देखिए नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर प्राइस। अब जब गवर्नमेंट की सेविंग और प्राइवेट कंपनी की सेविंग माइनस कर दी जाती है तो वो हो जाती है प्राइवेट सेक्टर की फैक्टर इनकम। अब प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, टैक्स भी देता है गवर्नमेंट को, और जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसको भी माइनस करेंगे और ऐड करेंगे क्या, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट और नेशनल डेट इंटरेस्ट, मतलब जो ऋण लिया जाता है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको प्राइवेट सेक्टर की इनकम में इंक्लूड किया जाता है। और इन सब को माइनस प्लस करके हमारे पास क्या आ गया, प्राइवेट इनकम। अब प्राइवेट इनकम से जब हम सरकार को देने वाला टैक्स और फाइन को माइनस करेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या बच गया जी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सारे खर्चे निकाल के जो इनकम बची होती है
उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जो ज़रूरी खर्चे होते हैं, जैसे मान लो जो टैक्स वगैरह होता है या जो देना ही देना होता है, फिर उसके बाद जो हमारे पास इनकम बच गई उसको हम अपने निजी जीवन में खर्च कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हुआ? हाउस होल्ड कंजम्पशन और हाउस होल्ड सेविंग। अब आपके पास 3 तरह की इनकम है, नेशनल इनकम, प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिला के। और प्राइवेट सेक्टर क्या होती है? ओनली प्राइवेट सेक्टर। और पर्सनल इनकम होती है इंडिविजुअल और हाउस होल्ड की, मतलब प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनी की इनकम भी आएगी और हाउस होल्ड में सिर्फ एक आदमी की इनकम आएगी। अगर ट्रांसफ़र पेमेंट की बात करें तो नेशनल इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं इंक्लूड होते, और प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में इंक्लूड होते हैं। नेशनल डेट इंटरेस्ट, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, नेशनल इनकम में नहीं कैलकुलेट होता क्योंकि ये प्राइवेट इनकम का पार्ट होता है और पर्सनल इनकम का पार्ट होता है। कॉरपोरेट सेविंग टैक्स इंक्लूड होते हैं किस में? नेशनल इनकम में, प्राइवेट इनकम में, लेकिन पर्सनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। नेक्स्ट है नेट डिस्पोजेबल इनकम। हम कैसे निकालेंगे? जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, उसमें प्लस करेंगे नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट ऑफ करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको तब समझ में आएंगे अगर आप पिछली वीडियो देख कर आएंगे, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट थोड़े से ट्रिकी आपको लग सकते हैं। अब वैसे तो ये कॉन्सेप्ट में 2-3 बार पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम फिर से आज इसको विद एग्जाम्पल देखते हैं। एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? एस्टिमेट करता है नेशनल इनकम को करंट प्राइस पे, और ये कैसे राइज होता है अगर प्राइसेस इंक्रीज होती है। ये फॉल्स सेंस दे सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ का अगर प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है। देखिए ये एग्जांपल देखिए आप, क्वांटिटी पीरियड 1 में है 40, पीरियड 2 में भी है 40, प्राइस क्या है पीरियड 1 में 100 और दूसरा है 150। और यहाँ देखिए क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, क्वांटिटी बिल्कुल सेम है और प्राइस के बढ़ने से हमारा जीडीपी बढ़ गया, तो इससे क्या हो गया? फॉल्स इमेज दिखती है, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई है, सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ी है। जीडीपी में वृद्धि कब हम मानते हैं? जब प्राइस ना राइज होकर क्वांटिटी में राइज हो। ओके, अब है रियलिटी, जिसको रियल जीडीपी कहा जाता है, जब हम बेस पीरियड से जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ क्वांटिटी पहले पीरियड में 40 है, दूसरे में 60 है और प्राइस लेवल कांस्टेंट है, फिर भी जीडीपी बढ़ा है, तो ये होती है रियल ग्रोथ। रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ गुड्स। अब इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से टूल है? पहला टूल है जीडीपी डिफ्लेटर, दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और तीसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जब नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, वो होता है जीडीपी डिफ्लेटर। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है? कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हमने सेलेक्ट की है, उसका हर महीने और ईयर ऑन ईयर प्राइस का मूवमेंट देखा जाता है कि पिछली साल कितना प्राइस था, इस साल कितना प्राइस हुआ, और उससे इन्फ्लेशन निकाला जाता है। होलसेल में क्या होता है? होलसेल में कुछ कमोडिटी, कुछ गुड्स हमने डिसाइड की है जिसका प्राइस देखा जाता है और इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। सीपीआई जो फाइनल कंज्यूमर है उसके लेवल पे इन्फ्लेशन को मेजर करता है। और जब एक कंज्यूमर रिटेल, जब एक दुकानदार बड़े दुकानदार से बल्क में सामान खरीदता है, होलसेल पे प्राइस सामान खरीदता है, तो उसको बोला जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए जो नॉमिनल जीडीपी है उससे रियल जीडीपी कैसे निकाला जाता है। नॉमिनल जीडीपी को डिफ्लेटर के उबलते हुए
टब में डाला जाता है और जिससे कि इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट है वो निकल जाता है और रियल जीडीपी आपका निकल के आ जाता है। ये एक थोड़ा सा मजाक में हमने समझने की कोशिश की है इसको। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले दिए गए हैं जीडीपी डिफ्लेटर की और रियल जीडीपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेजरिंग ह्यूमन इम्पैक्ट रियल जीडीपी एज वेलफेयर। क्या रियल जीडीपी वेलफेयर को मेजर करता है? जी हाँ, क्योंकि एक तो पहले इससे पता चलेगा कि जो रियल जीडीपी है वो सच में बढ़ी है या नहीं। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि ये प्रोडक्शन के इंक्रीज़ को दिखाता है, ना कि प्राइस के इंक्रीज़ को। जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो जाहिर सी बात है राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रियल जीडीपी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या वेलफेयर इंडेक्स के रूप में भी काम करता है। अब जीडीपी को मेजर करने की कुछ लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन हम देख लेते हैं। पहली लिमिटेशन है कि ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर नहीं करता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर देश की जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है तो सबकी जीडीपी, सबके पास इनकम इंक्रीज़ हो रही है। ये एक ब्रॉडर पिक्चर आपको देगा, ना कि हर एक नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम निकाल के देगा। दूसरा, अगर मान लीजिए आप बार्टर सिस्टम में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर जीडीपी की मेथडोलॉजी कैप्चर करने में फेल हो जाती है। तीसरा, एक्सटर्नलिटी। मान लीजिए आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है, डिज़ास्टर है, कुछ रिसोर्स डिप्लेशन हो रहा है, तो उसको भी जीडीपी कैप्चर करने में सक्षम नहीं है। और आउटपुट की संरचना, मतलब प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट अगर जीडीपी में इंक्रीज हो रहे हैं तो वो भी हम कैप्चर नहीं कर सकते। मतलब कैप्चर कर सकते हैं, मान लीजिए जीडीपी क्या हो गया है कि भांग के उत्पादन से बढ़ रहा है, लेकिन वो भांग का उत्पादन देश के कल्याण के लिए अच्छी बात नहीं है, तो वहाँ पे भी जीडीपी की थोड़ी लिमिटेशन है और पॉपुलेशन ग्रोथ को भी जीडीपी कैप्चर नहीं कर पाता। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके लिए जानने ज़रूरी है। देखिए, नॉमिनल ग्रोथ रेट क्या होती है? रियल ग्रोथ रेट प्लस इन्फ्लेशन। आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा कि नॉमिनल ग्रोथ निकालिए, आपको रियल ग्रोथ रेट दी होगी, इन्फ्लेशन रेट दी होगी, या फिर आपके पास नॉमिनल ग्रोथ रेट दी होगी, इन्फ्लेशन रेट दी होगी और आपको रियल ग्रोथ निकालनी होगी। नेक्स्ट है परसेंटेज ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम। कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ग्रोथ इन नेशनल इनकम माइनस परसेंटेज ग्रोथ इन पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जीडीपी क्या हो रहा है? 15% से ग्रोथ कर रहा है और डिफ्लेटर कितना है, मतलब इन्फ्लेशन कितना है? 5%। तो रियल जीडीपी कितना होगा? 10%। अब आप इस फॉर्मूले में डाल के इसको देख लीजिए, क्या आपका यही आ रहा है? अब जो डाटा है वो वेलफेयर तक किस तरह से अपनी जर्नी करता है उसको हम देख लेते हैं। तो जीडीपी कैप्चर करता है प्रोडक्शन यूजिंग वैल्यू एडेड और इनकम मेथड टू फाइंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अंडर एनएसओ बेस ईयर 11-12, और जिससे उसके बाद हम जीडीपी डिफ्लेटर उस पर अप्लाई करते हैं ताकि इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट को कम किया जाए, और लास्ट में रियल जीडीपी हम कैप्चर करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो ये आपके पास क्यूआर कोड दिया गया है स्कैन करने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्रोम में डालिए और उसको स्कैन करिए, तो आप डायरेक्टली इस चैनल पर पहुंच जाएंगे। दूसरा मेथड है, ये चैनल का होम पेज है, यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया होगा जिससे आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो।